नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। उत्तराखंड सरकार राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इन संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सरकार एक योजना बना रही है, जिसके तहत अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है, जुर्माने के साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस नीति का शुरुआती ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। राज्य में इसे लागू करने के लिए विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों ने सहमति दी है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि इस विषय में कोचिंग सेंटर के संचालकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार सभी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा। इसके लिए हर जिले में रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए प्रत्येक जिले में अपीलीय प्राधिकारी भी इस दौरान नियुक्त किया जाएगा। वहीं संचालक को छात्रों को फीस की रसीद भी देनी होगी। यदि कोई छात्र बीच में ही कोचिंग सेंटर को छोड़ता है तो संस्थान को बची हुई फीस को 10 दिनों के भीतर लौटाना होगा। कोर्स के बीच में फीस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो नियमों के उल्लंघन करने पर जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाएगा। एक बड़ा फैसला इस दौरान लेने जा रही है धामी सरकार। कोचिंग सेंटर पर अब शिकंजा कसा जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने पर दरअसल रजिस्ट्रेशन अब रद्द हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसने जा रही है और इन संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सरकार एक योजना बना रही है, जिसके तहत अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है, जुर्माने के साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। और हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसेगी धामी सरकार, नियमों के उल्लंघन करने पर अब रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी इस विषय में आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इस समय बहुत ज्यादा संख्या में कोचिंग सेंटर चलते हैं। खासतौर पर अगर हम देहरादून हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो वादे करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको भविष्य सुधार देंगे, और ऐसे वायदों के चक्कर में जो है बड़ी संख्या में देश भर के युवक आ जाते हैं। खासतौर पर अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून में तो कई सारे ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो कहते हैं कि हम आपको एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी, पीसीएस, इन चीजों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे और आपको भविष्य सुधार देंगे। और जब बच्चे वहां पे जाते हैं तो ये होता है कि उनसे फीस ले ली जाती है। उनको सही से जब पता चलता है कि सही जो चीज वो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें धमकाया भी जाता है, डराया जाता है, फीस वापस नहीं दी जाती है। और इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब ये सब मनमानी कोचिंग सेंटरों की नहीं चलेगी। बाकायदा रूल बनाए गए हैं, नियुक्त किया गया अधिकारी को कि जो पूरी देखरेख करेगा इस चीज में। स्टूडेंट जो नहीं अगर किसी के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई पूरा करना चाहते तो उन्हें बाकी की फीस वापस देनी होगी। इस तरह के फैसले लिए गए हैं। अगर फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना कोचिंग सेंटर के ऊपर लगाया जाएगा। फिर नहीं मानेगा तो वो 1 लाख तक चला जाएगा। इस तरह से जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया अब चलेगी। बिल्कुल, और 3 बार नियमों के उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन तो रद्द हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर योगेश ये कि छात्रों को इस दौरान संचालक को फीस की रसीद तो देनी होगी। इसके साथ ही अगर कोई छात्र बीच में ही कोचिंग सेंटर को छोड़ता है तो संस्थान को बची हुई फीस को 10 दिनों में लौटाना होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई छात्र बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसकी फीस लौटाई नहीं जाती है। ऐसे में ये भी एक अहम फैसला छात्रों के हितों में होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको इससे पहले भी यही बताया था कि होता यह है कि स्टूडेंट से वायदे बहुत सारे किए जाते हैं पेरेंट्स से, और लोगों ने पता चलता है कि फुलफिल तो कुछ भी नहीं हो रहा। कहा जा रहा था कि हम आपके साथ, आपके स्टूडेंट के साथ ये कुछ करेंगे, हम उसे ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, और जब पता चलता है कि सुविधा के नाम पर तो कुछ भी नहीं है तो वो बोलते हैं कि अब मुझे आगे की कोचिंग नहीं करनी है। ऐसे में कोचिंग जो सेंटर्स होते हैं वो तो डराने धमकाने तक आ जाते हैं। ऐसे में अब ये सब चीजें नहीं होंगी। अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहेगा, बोलेगा कि मुझे अब यहाँ से नहीं पढ़ाई करनी है, आगे की कोचिंग नहीं करनी है, तो उसे छोड़ना पर जो है पूरी फीस जो है संस्थान को वापस देनी पड़ेगी। जी योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।
उत्तराखंड में हाल ही में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है और ऐसे में कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस की इस जीत ने राज्य बीजेपी नेतृत्व को बेचैन कर दिया है। हार के कारणों की कोशिश ढूंढते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी को अन्य दलों से आए नेताओं को टिकट देने के फैसले का विश्लेषण करने की आवश्यकता है और यदि कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए आश्चर्यजनक थे क्योंकि नतीजे इस साल के आम चुनाव में तीसरी बार उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत और 2022 के विधानसभा चुनावों में राज्य की सत्ता में वापसी के मद्देनजर आए हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने मंगलौर सीट केवल 422 वोटों से वो हार गई, जिसे पार्टी ने पहले कभी नहीं जीता था। 2 साल पहले उत्तराखंड बीजेपी प्रमुख का पद संभालने वाले भट्ट ने राज्य कार्य समिति की बैठक में कहा कि नुकसान उतना नहीं है जितना लग रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट पर जहां हम तीसरे स्थान के लिए या अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ते थे, हम सिर्फ 422 वोटों से ही हार गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर अंत तक प्रत्येक राउंड में सिर्फ 200 से 300 वोट का अंतर था, लेकिन हम इसका आकलन करेंगे। हम कई अन्य मुद्दों का भी आकलन करेंगे क्योंकि हाल ही के लोकसभा चुनावों में हमने उसी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 8000 वोट से जीत हासिल की थी। और हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जहां लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, उसके बाद उसका जोश काफी हाई था, वहीं लेकिन जो 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए उसको लेकर बीजेपी अब ये मंथन कर रही है कि आखिरकार नुकसान कहां, किसकी वजह से और कैसे हुआ कि ये दोनों सीटें वो नहीं ले पाई, अपने खाते में नहीं ला पाई, और इसका आकलन अब किया जा रहा है। कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि बाहरी को टिकट देना कहीं ना कहीं वो नुकसान इस वजह से हुआ। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में उतना जोश देखने को नहीं मिला जितना लोकसभा के चुनावों में था। अभी तो भाजपा ने बैठक शुरू भी नहीं की है। भाजपा इस पर समीक्षा बैठक करेगी, पता किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही, क्योंकि दोनों जो उपचुनाव के जो दोनों सीटें थी वो भाजपा हार चुकी है, जबकि दावे कर रही थी कि हम दोनों जीत कर आएंगे। और माना भी यही जा रहा था क्योंकि जिस कैंडिडेट को भाजपा लेकर आई थी कांग्रेस से, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत कैंडिडेट माना जाता है, बावजूद इसके वो हार गया। दूसरी तरफ जो है उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस मंगलौर में कर रखा था, मंगलौर में भी वो हार गए। अब सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे क्यों है। वैसे जब कल हमने बात की थी प्रदेश अध्यक्ष से, तो उनका कहना था कि हम हारे जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये सीट पहले से थी, हम पहले से यहाँ पर जो है वो हारे हुए थे। हाँ, इस समय जिस तरह से हार हुई है उसकी समीक्षा जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से प्रचार कर रही है कि हम हार गए हैं, कांग्रेस तो पहले से यहाँ पर जीती हुई थी, तो अब एक बार फिर और जीत गई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब इसमें समीक्षा बैठकें होंगी, जिनको जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सवाल तो खड़े हो ही रहे कि अब भीतरघात हुआ है, कार्यकर्ता ने खुद इन जो कैंडिडेट थे उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया, प्रचार प्रसार कार्यकर्ताओं ने ज्यादा नहीं किया, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन जब समीक्षा होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कहां पर जो है वो चूक कर गई भाजपा। जी योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर प्रदेश बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष नवंबर महीने में मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी ने सांगठनिक चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली है। देहरादून में हुई विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनाव कार्यक्रम पर मुहर लगी। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया अगस्त माह से शुरू होगी, जो दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ संपन्न होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में पार्टी की सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। 16 अगस्त से 30 अगस्त तक सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके साथ ही 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यों का सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान संपन्न होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 नवंबर से मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। चुनाव की यह प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी।
तो नवंबर में मिलेगा उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। और हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, क्योंकि नवंबर तक अब नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा, तो ऐसे में अब भट्ट के हाथों में ही तब तक कमान रहेगी, ये माना जाए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश हम हमारे सहयोगी योगेश से करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। 16 अगस्त से 30 अगस्त तक सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके साथ ही 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यों का सत्यापन अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष नवंबर महीने में मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी ने सांगठनिक चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली है। देहरादून में हुई विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनाव कार्यक्रम पर मुहर लगी। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया अगस्त माह से शुरू होगी, जो दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ संपन्न होगी। उधर दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं मंदिर के नाम को लेकर उत्तराखंड में विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेश करण महारा ने कहा कि वो सरकार के इस कार्य की घोर निंदा करते हैं, इसलिए वो 24 तारीख को हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद हर की पौड़ी से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा पर निकलेंगे और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर यात्रा को समाप्त करेंगे। वहीं बीच बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ जन भी उनके साथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बदौलत केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रोतेला ने कहा कि ट्रस्ट ने मंदिर का नाम बदलने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के जल संस्थान विभाग ने बरसात सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बरसात के समय हुई क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया गया है, जिसमें वर्षा के कारण 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें से 48 पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। जल संस्थान की महाप्रबंधक नीलम गर्ग का कहना है कि उत्तराखंड में 38 परिचालन केंद्र हैं, जिसमें लोग अपनी शिकायत इन परिचालन केंद्रों पर कर सकते हैं। जो भी योजना क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उसको पूर्ण रूप से जोड़ दिया जा रहा है। उधर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हरेला महापर्व पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी उदय राज सिंह और इसके साथ ही विधायक तिलक राज और अधिकारियों ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी को लोक पर्व हरेला की बधाई देते हुए कहा कि हरेला हरियाली और खुशहाली का त्योहार है। पौधारोपण के साथ ही उसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। उन्होंने जनमानस का आह्वान करते हुए कहा कि पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और सभी लोगों से कहा कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने पौधारोपण अभियान चलाया है, जिसको लेकर हमने लक्ष्य रखा है कि लगभग 3 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाएंगे, जिसमें सभी सोसाइटी और तमाम गैर सरकारी संस्थाओं को हमने जोड़कर एक साथ पौधे लगाए और इसका संरक्षण भी अब करेंगे। वहीं इस दौरान सामिया लेक सिटी में भी हमने 8,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के क्रम में स्थानीय प्रशासन की गठित टीमों ने डोर टू डोर पहुंचकर निरीक्षण और सत्यापन के बाद इस दौरान राहत राशि चेक का वितरण का क्रम लगातार जारी है तथा जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरण का कार्य भी लगातार चल रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ लोग तथ्यों को छुपाकर धोखे में रखकर एक से अधिक चेक प्राप्त कर रहे हैं तथा क्षेत्र के अधिकांश आपदा पीड़ित राहत राशि और राहत सामग्री के लिए फॉर्म जमा करने तहसील परिसर में भीड़ में लगे हुए हैं। इस मामले में
एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया को बताया कि जिन लोगों ने तथ्यों को छुपाकर धोखे से एक से अधिक चेक प्राप्त किए हैं वो लोग चेक खुद तहसील में जमा कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए चेतावनी भी जारी की गई है। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीयू ने संयुक्त रूप से बिना सत्यापन और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के दौरान कई दर्जन ई रिक्शा सीज की गई हैं। रुद्रपुर में इन दिनों क्राइम की घटना लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर तमाम स्थान और तमाम कॉलोनी में सत्यापन अभियान भी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सड़क पर भी सीपीयू कर्मियों ने सभी टुक टुक चालकों का सत्यापन अभियान चेक किया है, लेकिन 150 से 200 के करीब टुक टुक चालकों का सत्यापन ना होने की वजह से सभी टुक टुक चालकों का टुक टुक सीज कर दिया गया है। वहीं उन्हें कहा गया है कि पहले आप कागजी कार्रवाई पूरी करो, उसके बाद ही आपके टुक टुक को छोड़ेंगे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नहर पार नई बस्ती में एक मकान में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से मकान का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही आग की चपेट में आकर एक महिला की जान चली गई। वहीं सूचना पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि नई बस्ती जसपुर निवासी अमजद के मकान में गैस रिसाव के कारण आग लग गई, जिसमें आग की चपेट में आकर नसीमा की मौके पर ही जान चली गई, जबकि आग बुझाने के कारण अमजद भी पूरी तरीके से झुलस गया। वहीं घटना की सूचना पर दमकल विभाग और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस अब पूरे मामले में जांच में भी जुटी हुई है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।